और अभी जो बजट हमारे वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों उन्हीं के पास है, बजट वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास ही है। तो उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया वो कृषि से लेकर उद्योग तक और गांव से लेकर शहर तक और गरीब आदमी हर वर्ग की जिस प्रकार से चिंता इसमें की गई है और जिस प्रकार से एक विकास का खाका इसमें खींचा गया है, तो मैं समझता हूँ जितने भी एक्सपर्ट हैं, वित्त के जो एक्सपर्ट हैं, उन सब ने उसकी तारीफ करी। और आज का जो अखबार में देख रहा था, अखबार में सभी जगह से इसकी तारीफ की गई। और एक जो नया प्रयोग जिस प्रकार का माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया था कि जो बजट हम बनाएंगे वो सबसे पूछ के बनाएंगे, मेरे ख्याल का इससे पहले किसी ने इस प्रकार की कोई प्रयास नहीं किया। तो मनोहर लाल जी ने शुरुआत की थी, उसमें सभी विपक्ष के विधायकों को भी सभी विधायकों को बुलाया और उसके बाद और लोगों से भी राय ली थी। लेकिन मैं समझता हूँ उसका जो दायरा है वो और बढ़ा दिया। और अब की बार का जो बजट प्रस्तुत किया हमारे वित्त मंत्री जी ने, तो वो उसमें मैं समझता हूँ 14,000 के करीब लोगों ने अपने सुझाव दिए और जिनमें उन्होंने 5,000 लोगों के सुझाव जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम किया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को लगता है कि भाई हमारी बात सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही सुझाव दे रहे। तो सुझाव भी देने वाली संख्या बहुत बड़ी हैगी और इम्प्लीमेंट वाली भी बड़ी हैगी और उसका ही परिणाम है कि जितना अच्छा बजट प्रस्तुत किया। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बजट है वो 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले के मुकाबले में 10.28% ज़्यादा है। अगर आप 2014 को देखो तो हमारा बजट जो था वो 60,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब की बार का जो बजट है वो 2,23,000 करोड़, यानी कि लगभग 4 गुना बजट जो है 11 साल में बढ़ाने का जो काम है वो सरकार ने किया। और अगर हम इसको देखें कि 11 साल में जो जीडीपी है वो हमारी जीडीपी 3 गुना मतलब हमने उसका वो दिया। 2014 में जो हमारी जीडीपी थी वो 4,37,145 करोड़ थी, आज वो हमारी 13,67,759 करोड़ रुपए की जीडीपी हमारी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो हमारा अनुमानित वृद्धि दर है वो हमारी 9.5 है, 5% है, जो मैं समझता हूँ जो देश की औसतन है उससे काफ़ी ज़्यादा है, वो 7 के आसपास है और हमारी 9.5 है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो प्रति व्यक्ति है जो 2014 में 1,47,382 रुपये थी, आज वो बढ़ के 3,95,618 रुपये प्रति व्यक्ति आए बढ़ी। तो वो इस बात का प्रमाण है, भले ही कोई आलोचना करता रहे, लेकिन उस बात का प्रमाण है, तो कागजों की बात है सारी। तो वो एक बहुत बड़ी प्रगति करने का काम किया। जो राजस्व घाटे की बात है, तो हमारा राजस्व घाटा जो है वो 1.90% था पहले 2014-15 में, और आज हमारा घटका 1.33 पे गया, यानी कि हमने घटाया, हमने बढ़ने नहीं दिया। और इसीलिए जो वित्त मंत्री है उन्होंने हमारी तारीफ करी। और हमने अब की बार एक टारगेट रखा कि हमने घटाया का इसको 0.41% पे लेके आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी हमारी, हम इसको अगर सफल होते हैं तो एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। राजकीय उत्तरदायित्व जो है 2003 के अनुसार राज्य कोषों का जो घाटा था, जो निश्चित किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कोई भी स्टेट जो है वो 3% से ज़्यादा उसको लेके नहीं जाएगा। 2014-15 में जो था वो 2.88 था, अब हमने उसको घटाया, वो 2.66 है, अब बढ़ा नहीं, हमने घटाने का काम उसने किया। कई बार आप आलोचना सुनते रहते होंगे, ये ले लिया, लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, अगर सारी लिखो तो उसमें आज उसने हम घटाने का काम हमने किया। तो और दूसरी बात क्या, जो बजट हम प्रस्तुत करते हैं तो आमतौर पे क्या होता है बजट में, बजट खर्च नहीं होता तो है, लेकिन खर्च नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पहली सरकार में जो 2014-15 की बात कर रहे हैं हमें, तो जो खर्च किया था वो 84.45% पैसा हम खर्च कर सके थे। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इस साल में जो वो किया वो 98% पैसा हमने खर्च कर दिया। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन है उसके लिए भी हमने एक एग्री डिस्कॉम, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक कंपनी नई बनाई,
और जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको कनेक्शन लेने में बड़ी भारी सुविधा उसमें रहेगी। इसी प्रकार से जो मजदूर है उसकी मजदूरी जो थी वो अभी तक 11,257 रुपये थी एक महीने की, अब वो बढ़ा के 15,200 रुपये करने का सरकार ने काम किया। तो जो गरीब आदमी है उसको बड़ा भारी इससे लाभ हुआ। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने का एक टारगेट सरकार ने रखा और उस पर सरकार बहुत जोर शोर से की बार और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेगी। हमारी बहुत सी भूमि है, हमारी साइड से कम है, आपकी साइड है जिसमें रे वगैरह हो, जिसमें कोई फसल नहीं उगती, तो उसका भी एक टारगेट रखा कि अब की बार 1,40,000 एकड़ जो ज़मीन है वो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया था, काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन हमने कहा था कि 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। जो भी किसान धान लगाने की बजाय कोई और चीज़ लगाएगा, अब की बार उसकी राशि हमने 2,000 बढ़ाने का काम किया ताकि लोग और जो है धान को छोड़ के दूसरी फसलों को, क्योंकि पानी की बड़ी कमी है और वैसे भी मैं समझता हूँ धान में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो उसकी वजह दूसरा हमने एक बहुत अच्छा जो काम किया वो माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे जो प्राकृतिक खेती है उस पर भी हमने अगले 5 साल में जो भी व्यक्ति प्राकृतिक खेती कराएगा हम 10,000 रुपये उसको प्रति एकड़ उसको देने का काम करेंगे ताकि प्राकृतिक खेती लोकप्रिय हो। और दूसरी बात है, आज की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि रसायनों ने ज़मीन को बंजर बनाने का काम किया और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता उसका उत्पादन घटता जा रहा, तो ताकि उसको प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी प्रकार से जो लोग जैविक खाद का उपयोग करेंगे उस पर भी हमने 80% सब्सिडी देने का भी काम किया। और उसमें भी जो मैं अभी आपसे कह रहा था प्राकृतिक खेती वाली भी, उसमें भी ये किया हमने कि जो 2,000 एकड़ हमने ज़मीन निश्चित की वहाँ पे हम करने लग रहे हैं, उसमें हमने एक टारगेट रख दिया कि अगर किसान को जितनी वो पैदावार ले रहा उससे अगर उसके पैसे घटाएंगे तो उस घाटे की जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार उस घाटे को पूरा करेगी, ताकि किसान इस बात से न डर जा कि भाई मैं ये खेती करूँगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो रिस्क ले ले वो, और रिस्क लेके वो शुरू करे तो आने वाले टाइम में जब ठीक होगी तो वो अपने आप ही उसने शुरू करने का काम करेगा। दूसरा, इसी प्रकार से जो हमारे ट्यूबवेल हैं तो उस पर भी हमने एक टारगेट रखा कि बार 35,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन जो हैं हम सौर ऊर्जा पे देने का काम करेंगे, जिससे उसका बड़ा भारी लाभ होगा उसको। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अपना जन्मदिन पे हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना है वो अभी तक 1 लाख पे थी, अब हमने जो 1,80,000 जिसकी आमदन है उसको भी हम चालू शुरू करने वाले हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसमें उसको लाभ होगा। ऐसे ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक टारगेट दिया कि अब इतनी लखपति दीदी बनाएंगे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक टारगेट रखा और उसके लिए जो पिक कैब है वो देने का, और एक इलेक्ट्रिक वाहन उसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख तक की जो भी चीज़ लेंगे महिलाएं लेंगी, हम उस पर कोई ब्याज लेने का ब्याज उसका सरकार देगी और वो अपना काम उससे कर सकेगी। इसी प्रकार से देश में 4,000 उचित मूल्य दुकानें खोलने का टारगेट रखा, उसमें भी 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए हमने रखी। ऐसे ही जो हमारी आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी को सक्षम बनाने के लिए और 1,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में बदलने का हमने टारगेट रखा। पहले जब मैं था उस टाइम 3,000 आंगनवाड़ी जो थी हमने प्ले स्कूल बनाए थे हमने, तो उसके बाद पिछले साल भी कुछ बढ़े होंगे, अब की बार भी 1,000 बढ़ाने का हमने उसमें टारगेट रखा। ऐसे ही जो बच्चों के लिए स्कूल बस हैं जो 273 थी उसको बढ़ा के हमने 500 करने का काम किया, ताकि बच्चों को बड़ा उससे लाभ होगा स्कूल में आने जाने के लिए। ऐसे ही महिलाओं के नाम पे अगर कोई भी व्हीकल महिला के नाम से खरीदी जाएगी तो उस पर 1% टैक्स की हमने छूट दी, ताकि महिलाओं का उसमें बढ़े, क्योंकि पहले जैसे रजिस्ट्री में हम करवाते तो महिलाओं को 2% की छूट थी, तो लोग रजिस्ट्री फिर करा ही देते, और भाई जिसके नाम होगी फिर उसके बाद उसका रुतबा तो बढ़ेगा, जो तो ठीक है ना बात जिसकी जेब में पैसे हैं उसका होएगा उससे। तो ये करने का भी हमने काम किया। ऐसे ही हमने 7 महिला पुलिस थाने जो लुहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समाड़का, महम, रदौर में नए थाने खोलने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे जब हमने खोले तब हमने इतनी बड़ी जरूरत लग रही थी, लेकिन आज आप देख रहे कि मेरा ख्याल के बराबर केस हो रहे वहाँ भी इतनी समस्याएं हैं कि वो बड़ी है उसमें भी। और इसी प्रकार से जो अग्निवीर है उनको भी हमने पुलिस में 20% आरक्षण देने का काम किया। खिलाड़ियों के लिए भी हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षित
प्रशिक्षकों का रखने का हमने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि हम उन्हें रखेंगे। अंत्योदय में भी इसी प्रकार से हमने जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, बजट में रखी गई है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में के तहत 5 महाग्राम जहां 10,000 से ज्यादा आबादी है, 157 छोटे गांव में 5,000 प्लाट जरूरतमंद लोगों को अब आवंटित करेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी में 8,000 EWS प्लाट जो अति गरीब लोग हैं उनको देने का काम सरकार करेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब की बार, जैसे पहले वादा करा था कि मुफ्त बिजली देंगे, तो हमने बिजली वही कर दिया कि भाई आपका सौर ऊर्जा से ही बिजली दे देंगे। तो अब की बार का जो टारगेट हमारा 2,20,000 घरों पे हम सौर पैनल लगाएंगे और वो बिजली लगभग उनकी मुफ्त देने का काम करेंगे। इसी प्रकार हेल्थ के मामले में हमने फरीदाबाद में जो 200 बेड का हॉस्पिटल है उसको 400 बेड करने का, और जो सोनीपत में 200 का है उसको 300 बेड करने का, और प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का, और 18 डायलिसिस की आजकल बहुत वो रही, काफ़ी पेशेंट इस प्रकार के, तो नए खोलने का हमने इस बजट में प्रावधान किया है, और ये इससे बहुत बड़ा लाभ जो है होगा। इसी प्रकार से जो एम्बुलेंस है 167 जो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है वो खरीदने का सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा, जिसका एक बड़ा लाभ जो है वो मैं समझता हूँ हमारे पूरे प्रदेश को उसका बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही एजुकेशन के मामले में CM एक्सीलेंस अर्ली इंग्लिश विद्यालय खोलने का, जिसमें शुरू से ही इंग्लिश पढ़ाई जाएगी बच्चों को। ऐसे 250 जैसे हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले उसी टाइप का एक, तो 250 स्कूल और खोलने का हमने उसमें किया। और अटल टिंकरिंग लैब जिसमें काफ़ी बड़ी सुविधाएं जो आज के हिसाब से मॉडर्न है, जो हमारी जो योजना आयोग है उसमें एक विचार दिया था इस प्रकार की होनी चाहिए, तो उनको खोलने का हमने निर्णय 250 विद्यालयों में उन्हें खोलने का निर्णय लिया। कोई भी विद्यार्थी अगर किसी की दुर्घटना होगी तो उसमें मृत्यु की स्थिति में हम 5 लाख रुपए, और अगर दिव्यांग हो जाएगा बच्चा कहीं किसी वजह से तो 3 लाख का हमने प्रावधान उसमें रखा। एक बहुत बड़ी योजना जो है जो मेरे दिल को छू रही, बहुत वैसे तो सारी छू रही दिल को पर वो ज़्यादा गहरी मैं किसकी डिमांड करता रहा। पहले जब मैं भी सरकार में था तो मेरा था कि हरियाणा में ज़मीन बहुत महंगी है, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही आएगा ज़मीन कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे ना जी, मान लो 100 करोड़ रुपए लेकर आया तो मेरा ख्याल है जब ज़मीन ले तो 50 तो उसी मुड़ खर्च हो जाओ उसके, तो फिर काम करना मुश्किल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भाई औद्योगिक प्लांट जो है ना जी, HSIDC जो है वो लीज पे देगी। आप उसको लीज पे प्लाट मिल जाएगा, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टर है वो, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की ज़मीन मुझे लगता है कि शायद देश में शायद सबसे महंगी ज़मीन हरियाणा में है। तो थोड़ा सा उसमें हमें अड़चन आ रही थी, उसमें बहुत बड़ा फायदा हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को होगा जो आएंगे बाहर से, और हमारा काम उसमें बढ़ेगा। जो प्रदेश सरकार के में सड़कों के सुधार के लिए 5,000 किलोमीटर का अब की बार का एक टारगेट रखा कि मैं 5,000 किलोमीटर को उसमें ठीक करेंगे। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए 1,000 नई बसें खरीदने का हमने निर्णय लिया, और आपका भी इसमें है क्या कनीना, नरवाणा, गन्नौर व कलायत में नए बस अड्डे बनाने का भी व्यवस्था इस बजट में हमने रखी है। शहरी छात्रों में नगर निकायों की भूमिका पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने, जैसे हमने गांव में जिनका कब्जा था पंचायत में उनको देने का जैसे काम किया, तो उसी प्रकार का काम हमने शहर में भी कर दिया। अगर किसी ने मकान गलती से बना लिया नगर पालिका की ज़मीन में या नगर निगम की ज़मीन में, लेकिन वहाँ कोई तालाब नहीं होना चाहिए और वो रास्ते में नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका हमने जो कलेक्ट्रेट है उसका उस पर उसको मालिकाना हक देते, जैसे दुकानों का दिया, जैसे शहर में हमने दिया, इस प्रकार से हम उसने करने का काम करेंगे। सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में 3
नए साइबर पुलिस थाने खोल लेगा, क्योंकि आजकल साइबर अपराध बहुत ज़्यादा है रे, तो उन्हें खोलने का काम किया। वैसे तो बजट में बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है काफ़ी, और काफ़ी इसमें बताने की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने भी, आपने की भी एक सीमा है सारे की लिखने की। और वैसे तो एक बहुत अच्छा बजट जो है, एक संतुलित और एक बहुत अच्छा और प्रगतिशील बजट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने